मेरी शादी हुए आज तीसरा दिन था, मगर शौहर मेरे कमरे में सोने की बजाय मेरी नंद के कमरे में सोता था। मैं पूछती तो कहता मेरी बहन को एक बीमारी है, रात होते ही उसको दौरे पड़ते हैं और वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है। एक रात अचानक मैं नंद के कमरे में गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि आज मेरी शादी थी और हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी हजारों अरमान थे और मैं बस यही चाहती थी कि मेरा शौहर बहुत प्यार और मोहब्बत करने वाला हो, इज्जत करने वाला हो। मैं पार्लर में तैयार होते हुए बस यही दुआएं कर रही थी। पार्लर वाली ने मुझे तैयार करके कहा, बीना आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हें देखते ही होश खो देगा, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। ये सुनकर मैं शर्मा गई। मैं पार्लर से ही अपनी सहेलियों के साथ मैरिज हॉल की तरफ जा रही थी जब कार एक सिग्नल पर रुकी। मैंने वक्त गुजारी की खातिर इधर उधर देखना शुरू किया तो एक मंजर देखकर मैं चौंक गई। हमारे साथ जो गाड़ी थी उसमें एक लड़की और एक लड़का बैठे थे। हैरानी वाली बात ये नहीं थी, बल्कि ये थी कि वो लड़की मेरी नंद थी। उस वक्त तो उसे मैरिज हॉल में होना चाहिए था, क्योंकि मुझे अम्मा ने फ़ोन करके बताया था कि बारात आ चुकी है। तो ये इस वक्त इस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रही है और ये लड़का कौन है? मेरी नंद ने उस वक्त पैंट शर्ट पहन रखी थी और जिस तरह आराम और सुकून से वो बैठी थी उससे लगता था कि उसका शादी में आने का कोई मूड नहीं। मैं हैरत से आंखें फाड़ कर उसी गाड़ी की तरफ देख रही थी जब अचानक सिग्नल खुल गए। मुझे लगा कि शायद उसने मुझे देख लिया है, क्योंकि अब वो गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई थी। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गई थी। इसी तरह उलझती हुई मैं मैरिज हॉल पहुंची और कुछ ही देर में मेरा निकाह शुरू हो गया। सारा वक्त मैं अपनी नंद को तलाश करती रही, मगर वो कहीं नजर नहीं आई थी। उसका मतलब तो यही था कि मेरी नजरों का धोखा नहीं था, मैंने सच में ही उसे देखा था। मैंने निकाह के बाद अपने शौहर को कहा, अपनी बहन को तो बुलाइए। मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी उसने। मेरा शौहर कहने लगा, अच्छा मैं उसे तलाश करके बुलाता हूँ, यहीं कहीं मेहमानों में बैठी होगी। मुझे पक्का यकीन था कि वो नहीं मिलेगी, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब शौहर के साथ उसे आते देखा। उस वक्त वो कोई और लड़की लग रही थी। पैरों तक आती फराक के साथ सजी संवरी वो वाकई उस गाड़ी में थी भी या नहीं। मुझे शक होने लगा, मगर ये मौका ऐसा नहीं था कि मैं उससे कोई सवाल जवाब करती, इसलिए मुस्कुराकर उससे मिलने लगी। ताहम मेरे दिल में शक बैठ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरी रुखसती हुई तो वो मेरे शौहर को कहने लगी, भाई आप भाभी के साथ एक गाड़ी में चले जाएं, मैं दूसरी कार में आ जाती हूँ। इससे पहले मैं कुछ कहती, मेरे शौहर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठा दिया और कहने लगा, तुम जानती हो ना, तुम 2 मिनट भी मेरी नजरों से ओझल नहीं हो सकती। मुझे फिक्र होने लगती है। मेरी नंद मुस्कुराते हुए गाड़ी के अंदर बैठ गई। मैं इन बहन भाइयों की आंखों ही आंखों में होने वाली बातों को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इनमें क्या चल रहा है, मगर मैं नाकाम ठहरी। गाड़ी घर के आगे उतरी। मेरी नंद ही मुझे कमरे में छोड़ने आई। मुझे बेड पर बिठाकर कहने लगी, भाई को आज की रात इस कमरे से बाहर मत निकलने देना, वरना पछताओगी। उसके अजीबोगरीब लहजे और अल्फाज पर मैं दंग रह गई और चुप हो गई कि लगता है इसका दिमाग खराब है। भला शादी की पहली रात शौहर बीवी को कहाँ छोड़कर जाएगा। वो मुझे अजीब से अंदाज में देखते हुए चली गई। उसके जाते ही मेरा शौहर अंदर आ गया। वो बहुत जल्दी में था। उसने कमरे में आते ही दराज से एक डिब्बी निकाली और मुझे देकर कहने लगा, इसमें तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है, मैं अभी जा रहा हूँ, सुबह बात करते हैं। वो बात खत्म करके कमरे से जा चुका था और मैं साकित रह गई। ये सब आनन फानन हुआ था और मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं मिल सका था। मुझे बेख्तियार अपनी नंद की बातें याद आईं। उसने कहा था कि अपने शौहर को अपने पास रखना, कहीं बाहर मत जाने देना। उसका मतलब तो यही था कि उसे मालूम था कि मेरा शौहर कहीं जाने वाला है। ये सब सवालात मेरे जहन में शक पैदा कर रहे थे कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला। मैं उन्हें अभी ठीक से जानती तक नहीं थी। नंद से भी सरसरी सी 2-4 मुलाकातें ही हुई थी और मैं उसको अभी तक समझ नहीं पाई थी।
दूसरी तरफ मेरा शौहर था, उसे मेरे पास बैठना चाहिए था, जबकि वो मुझे छोड़कर जाने कहाँ जा चुका था। ये शादी रिश्ते वाली खाला के तवस्सुत से हुई थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ ससुराल वालों का झंझट ना हो। खानदान में तो मेरे जोड़ का रिश्ता था ही नहीं, और आसपास से जो लोग रिश्ते के सिलसिले में आते थे उन्हें मेरी माँ खुद मना कर देती थी, क्योंकि अम्मा का कहना था कि मैं अपनी बेटी को ऐसे लड़के से ब्याहूंगी जो खाता पीता हो और अकेला होता हो, कि मेरी बेटी राज करे। मेरी माँ ने 20 साल जॉइंट फैमिली सिस्टम में गुजारे थे और रोज लड़ाइयाँ ही होती थी। दादी यानी अम्मा की सास और देवरानी जिठानी ने अम्मा का जीना दो भर कर रखा था। हम जितने साल इकट्ठे रहे हमें ज़हनी सुकून हासिल नहीं हुआ। कभी फुप्पो लड़ने पहुंच जाती थी तो कभी चची या ताई, जरा सी बात पर घर में हंगामा मच जाता। इस सूरत हाल में मेरी माँ अब्बू से अलहदा होने को कहती रहती थी, मगर अब्बा को अपने रिश्तेदारों से जुदा होना अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने खुद इस घर से निकलने का फैसला कर लिया। उस दिन मेरी बड़ी बहन के रिश्ते के सिलसिले में कुछ लोग आए थे और ये बात चची और ताई को गवारा नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर घर में लड़ाई शुरू कर दी और ऊंची आवाज में मेरी बहन पर झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। वो लोग अच्छे थे और हमारी ख्वाहिश भी थी कि बाजी की शादी वहाँ हो जाए, मगर उन लोगों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि इनको हमारे घर का माहौल पसंद नहीं आया। उस दिन अब्बा को एहसास हुआ कि अब अलहदा होना ही बेहतर है। फिर हम अलग किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। कुछ अरसे बाद बहन की शादी हुई, मगर वो भी बड़े खानदान में गई थी। बेचारी हर वक्त अपने ससुराल वालों के मुजालिम पर रोती और खुदी रहती थी। इसलिए अम्मा ने फैसला कर लिया कि मेरी शादी वहीं करेंगी जहां लड़का अकेला हो। बहुत से अच्छे रिश्ते अम्मा ने इसी वजह से मुस्तरद किए। हालांकि अब्बा कहते थे कि अनजान और गैर लड़का जो अकेला हो, हम उस पर कैसे भरोसा करके अपनी बेटी उसको सौंप दें, मगर अम्मा की जिद के आगे वो भी हार मान गए। फिर ये रिश्ता मिला। लड़के की एक और बहन थी और वो अच्छे खाते पीते लोग थे। अम्मा को रिश्ता बहुत पसंद आया, इसलिए रिश्ते वाली से कहा जो भी हो मेरी बेटी का वही रिश्ता पक्का करवाओ। नसीब में यही था, इसलिए यही शादी हो गई। मैंने अम्मा को कहा भी था कि अनजान लोग हैं, इसलिए अच्छी तरह से पता करवा लें, मगर अम्मा ने ये जहमत नहीं की थी। और अब मैं ये सोच कर परेशान हो रही थी कि शादी की पहली रात मुझे यूं छोड़कर मेरा शौहर कहाँ गया। ऐसा तो तभी होता है ना जब दूसरा किसी गलत काम में मुलविस हो। सारी रात मेरी परेशानी में गुजरी। मैं अपने शौहर का इंतजार करती रही, मगर वो नहीं आया। फजर की अजानें हुई तो मैंने यही सोचा कि अपनी नंद से पूछती हूँ, उसे तो पता होगा कि उसका भाई कहाँ है। मैंने अपनी नंद के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और ये देखकर मेरे चेहरे के रंग उड़ गए कि दरवाज़ा मेरे शौहर ने खोला था। मैं एकदम चौंक गई। वो अपनी बहन के कमरे में क्या कर रहा था। वो भी मुझे देखकर कुछ परेशान सा हो गया। घबरा कर पूछने लगा, तुम यहाँ? मैं गुस्से में बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चली आई। उस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी बहन के कमरे में क्यों था। मुझे गलत नहीं सोचना चाहिए था, मगर फिर भी फजूल किस्म के ख्यालात मेरे दिमाग में शक पैदा कर रहे थे। मेरा शौहर मेरे पीछे पीछे चला आया और कहने लगा, मेरी बहन बीमार है, थोड़ी सी नफ्सियाती भी है, उसे रात को दौरे पड़ते हैं और वो अक्सर अपनी जान देने की कोशिश करती है, इसलिए मुझे रात को उसके पास रुकना पड़ता है ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। मेरे शौहर के ये कहने पर मैं शर्मिंदा हो गई कि वो कितना अच्छा और ख्याल करने वाला है, और मैं उस पर शक कर रही थी। कुछ देर बाद उसकी बहन भी उड़ गई। सारा दिन मेरी नंद मेरे साथ साथ रही थी। वलीमे के अख्ताम तक मेरे पास ही बैठी रही थी। वो जिस तरह से हंस रही थी, मेहमानों से बातें कर रही थी, वो देखकर हरगिज नहीं लगता था कि वो नफ्सियाती हो सकती है। रात को फिर मेरा शौहर ये कहकर मेरे कमरे से बाहर चला गया कि मुझे अपनी बहन के कमरे में ही सोना पड़ेगा। वो चला गया और मैं सोचने लगी कि उसे अगर अपनी बहन का ही ख्याल रखना था तो फिर शादी क्यों की। ऐसा भला कब तक चलता रहेगा? क्या वो रोज यूं ही रात को अपनी बहन के कमरे में जाकर सोया करेगा? अगली रात फिर वही हुआ। आज तीसरा दिन था और मैं इस सूरत हाल से बुरी तरह तंग आ गई थी। मैंने जाकर अपनी नंद के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर शायद वो दोनों बहुत गहरी नींद सोए हुए थे। उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला था। ये सब क्या हो रहा था? वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। काफ़ी देर
दरवाज़ा खटकाने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सुबह जब मेरा शौहर कमरे में आया तो मैं उस पर बरस पड़ी और पूछा कि कल रात तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। तो वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि मैं गहरी नींद में था, इसलिए पता नहीं चल सका। मैंने उसे कहा कि तुम अपनी बहन के कमरे में सोते हो तो दरवाज़ा लॉक क्यों होता है, दरवाज़ा खुला रखा करो। मेरे सवाल पर वो बौखला गया और घबरा गया। कहने लगा, तुम्हें बताया तो था कि उसे दौरे पड़ते हैं, इसलिए उसकी हिफाजत के पेश नज़र लॉक लगाता हूँ। मैं उसे अब किसी किस्म की रियायत देने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा, तुम्हें यही डर है ना, तो मैं तुम्हारी बहन के साथ सो जाया करूँगी, उसका ख्याल रखूँगी, तुम कमरे में रहो। मेरे यूं कहने पर वो शदीद गैर आरामदेह दिखाई दिया और कहने लगा कि अभी नहीं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं किसी को उसके पास या उसको किसी के पास नहीं रहने दे सकता। मैं रोने लगी, मगर मेरे शौहर ने मुझे चुप नहीं करवाया और चला गया। मेरी नंद कमरे में आई और मुझे चुप करवाने लगी। फिर कहने लगी, मैंने तो रात को भी भाई को कहा था कि भाभी दस्तक दे रही है, दरवाज़ा खोल दें, मगर भाई ने ही मना कर दिया। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें रात को दौरे पड़ते हैं, इसलिए तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे में सोता है। वो मेरी बातें सुनकर डर सी गई, कुछ कहते कहते रुक गई, फिर भागकर कमरे से बाहर चली गई। उसका ये रवैया नाकाबिले फहम सा था। ऐसा क्या राज था, मेरा शौहर घर पर ही था और मेरे साथ रहने की बजाय साई की तरह अपनी बहन के साथ ही था। यहाँ तक कि मेरी दोस्त ने हम मियाँ बीवी को दावत पर बुलाया तो वो कहने लगा, तुम अकेली चली जाओ और अगर मेरा जाना इतना ही ज़रूरी है तो मेरी बहन भी साथ जाएगी। हालांकि उसकी बहन हरगिज़ साथ नहीं जाना चाह रही थी। उसने इशारे से मुझे साथ ले जाने से मना भी किया, मगर जाने मेरे शौहर को क्या मसला था कि वो उसे भी साथ ही लेकर गया। मैंने महसूस किया था कि मेरी नंद मेरे शौहर से काफ़ी डरती है और मैंने यह भी नोट किया था कि मेरा शौहर उस पर बहुत सख्ती करता है। उसके पास मोबाइल तक नहीं था और उसको घर से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। सारा दिन और सारी रात मेरा शौहर बस उसके आगे पीछे घूमता रहता था और मुझे तो जैसे इस घर में लाकर भूल ही गया था। मैंने एक दिन उसे कहा कि तुम्हारी बहन को दौरे पड़ते हैं तो चलो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, मगर मेरा शौहर कहने लगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको दवा खिला रहा हूँ। इस दिन दोनों बहन भाई कहीं गए हुए थे कि मुझे एकदम अपनी नंद के कमरे की तलाशी लेने का ख्याल आया। मैं उसके कमरे में गई तो ना तो कोई गोलियां मिली, ना ही कोई रिपोर्ट। तो फिर क्या मेरा शौहर मुझसे झूठ बोल रहा था? अगर वो इसका इलाज करवा रहा था तो दवा के पत्ते या कुछ तो ऐसा मिलता जिससे ये बात साबित होती। मुझे अपने शौहर पर पक्का शक हो गया था। मैंने उसे कहा भी था कि दरवाज़ा लॉक ना करे, मगर उसने मेरी वो बात भी नहीं मानी। तो अब मैंने भी सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने उसके कमरे की चाबी छुपा ली और अपने कमरे में आ गई। वो दोनों शाम को वापस आए। मेरे शौहर ने आते ही मुझे कहा कि अब तुम्हारी परेशानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। मेरी नंद के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रोती हुई आई है। रात को मेरा शौहर उसके कमरे में चला गया। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैं आहिस्तगी से उठकर सीधा उसके रूम की तरफ गई और जाके लॉक खोला। और जब दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। मैंने देखा कि मेरे शौहर ने मेरी नंद को जंजीरों से बांध रखा है और उसका सिरा अपने हाथ में लेकर सो रहा है। मेरी नंद शायद जाग रही थी। वो मुझे देखकर इशारा करके बाहर जाने का कहने लगी। मैं उसे यूं देखकर दंग रह गई थी और अपने शौहर को जगाकर पूछना चाहती थी कि ये सब क्या है, मगर उसके हाथ जोड़ने पर मैं बाहर आ गई। तजस्सुस के मारे सारी रात मैं ये सोचती रही कि मेरे शौहर ने अपनी बहन को यूं क्यों बांध रखा था, क्या वजह थी। सुबह होते ही मैंने बहाना बनाकर नंद को अपने कमरे में बुलाया और उससे पूछा कि रात को जो कुछ मैंने देखा वो सब क्या था। तो मेरी नंद रोते हुए कहने लगी, जब से अम्मी और बाबा का इंतकाल हुआ है, मेरे भाई का रवैया मुझसे बदल गया है। वो इस सारी प्रॉपर्टी पर अपना हक समझते हैं और रोज़ मुझसे कहते हैं कि अपने हिस्से की दौलत मेरे नाम कर दो। मैं मना करती हूँ तो मुझे मारते हैं और तशद्दुद करते हैं। रात को भी मुझे जंजीरों से बांधते हैं ताकि मुझे तकलीफ पहुँचे। मैंने कई बार कहा कि मुझे जाने दें, मुझ पर जुल्म ना करें, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे जान से मार देंगे। वो रोने लगी और ये सब सुनकर मेरा तो वो हाल हो गया
कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मेरा शौहर इस कदर सफाक और अय्यार हो सकता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर मैं अपनी आंखों से रात को सब कुछ देख ना चुकी होती तो शायद नन की बातों पर यकीन ना करती, मगर अब तो सारी हकीकत खुलकर मेरे सामने आ चुकी थी। मेरी नन मुझसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, भाभी मुझे यहाँ से कहीं भेज दो, मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। मैं उसको क्या कहती, चुप करवाया और सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूँ। मेरा शौहर थोड़ी देर बाद मेरे पास आया और कहने लगा, मैंने अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया है। कल मैं इसको लड़का दिखाने लेकर गया था, अगले जुम्मे को मैं अपनी बहन को रुखसत कर दूंगा। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। मेरी नंद तो कुछ और ही कह रही थी कि ये इसका रिश्ता किसी अमीर बूढ़े से करवा रहा था और बदले में उस बूढ़े से पैसे मांगे, और ये कह रहा था कि लड़के से रिश्ता किया है। ये सब क्या था? मेरा शौहर कहने लगा, मैं बस यही चाह रहा हूँ कि अपनी बहन का फर्ज अदा कर दूँ ताकि अपने माँ बाप के सामने सुरखरू हो सकूँ। मेरे शौहर का अंदाज तो ये कह रहा था कि उसे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है, जबकि असल कहानी तो कुछ और ही थी। ये दोनों बहन भाई ही अजीब थे, जाने सच्चा कौन था और झूठा कौन। मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल था। मेरे शौहर ने मुझे उस लड़के की बाकायदा तस्वीर भी दिखाई जिससे वो नन का रिश्ता तय करना चाह रहा था। वो लड़का नन की ही उम्र का था और खुश शक्ल था। मैंने जब ये बात अपनी नन को बताई तो वो कहने लगी, भाई झूठ कह रहा है, उसने एक बुढ़े आदमी से मेरी शादी तय की है ताकि मेरे बदले उससे बिजनेस से फायदा उठा सके। मुझे बेचना चाहता है, मैं क्या करूं भाभी, मैं भला इसकी क्या मदद करती। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैंने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूं तो तुम कहाँ जाओगी? कहने लगी, अपनी एक दोस्त के घर जाऊंगी, वो एक वकील है, मुझे बचा लेगी। मेरे पास तो फोन भी नहीं, वरना उसको अब तक मदद के लिए बुला चुकी होती। मैंने उसे अपना फोन दिया कि वो अपनी दोस्त से बात कर ले। तय ये हुआ कि मैं शौहर को नींद की गोलियां दूध में मिलाकर सुला दूंगी और किसी बहाने से रात को अपनी गाड़ी में छुपा कर इसकी दोस्त के घर ड्रॉप कर दूंगी, क्योंकि ड्राइवर को भी हिदायत थी शौहर की तरफ से कि वो अकेली कहीं बाहर नहीं जा सकती। मैंने प्लान पर हामी भर ली। रात के 10 बजते ही मैंने अपने शौहर को दूध के गिलास में नींद की गोलियां डालकर दे दिया। आधे घंटे बाद देखा तो वो सोया हुआ था। ये मौका अच्छा था। मैंने नन को कार की पिछली सीट पर छुपने का कहा और चौकीदार को कहा कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, दरवाज़ा खोले। उसने जल्दी से गेट खोला और मैं गाड़ी को सड़क पर ले आई। कुछ ही देर में हम एक घर के सामने मौजूद थे। मेरी नंद कहने लगी, भाभी आप कर चली जाएं वरना फंस जाएंगी। मगर मैं उसे बाहिफाजत अंदर तक छोड़कर आना चाहती थी और उसकी दोस्त से मिलकर उसको कहना चाहती थी कि मेरी नंद का ख्याल रखे। मेरा इरादा यही था कि यहाँ से सीधा अपने घर जाऊंगी और अपने माँ बाप को अपने शौहर की सारी असलियत बता दूंगी। जो अपनी बहन का नहीं था वो मेरा कैसे हो सकता था। अभी मैं दरवाजे से बाहर ही निकली थी कि गेट खुला और एक लड़का बाहर आया। उस लड़के को देखकर मैं एकदम चौंक गई। ये तो वही लड़का था जिसको मैंने अपनी शादी वाले दिन अपनी नन के साथ कार में देखा था। मुझे लगा था कि जिस कदर मेरी नन पर सख्ती है वो कोई और लड़की होगी और मेरा वहम होगा, मगर अभी इस लड़के को देखकर मैं चौंक गई कि वो यहाँ क्या कर रहा है। मेरी नन दूसरी तरफ से निकलकर मुझे कहने लगी, भाभी ये मेरी दोस्त का भाई है, मैं अंदर चली जाती हूँ, आप घर जाएं। मुझे मुसलसल कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मैंने एकदम फैसला किया और नन को कहा, गाड़ी में बैठो, हम वापस जा रहे हैं। मगर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब वो भागकर उस लड़के के पास जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सॉरी भाभी, मैं अब वापस नहीं जा सकती। मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ और इसी की खातिर झूठ बोलकर आपको यहाँ लाई हूँ। वो लड़का हंसने लगा और उसको पीछे करके बोला, मगर मुझे तो तुम्हारी भाभी पसंद आ गई है, एक के साथ एक फ्री। मैं घबरा गई कि ये क्या कह रहा है। नंद भी चौंक गई। वो लड़का कहने लगा, मैं तो तुम्हें ट्रैप कर रहा था और अब देखो तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी भी फंस गई। मैं पलटकर भागने लगी मगर वो सामने आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और खींचकर अंदर ले जाने लगा। मेरी नन ने उसको रोका तो उसने आवाज देकर 2 लड़के और बुला लिए। मुझे इन लोगों के इरादे खतरनाक लग रहे थे। मैंने यहाँ आकर बड़ी गलती कर दी थी।
वो हमें खींच कर ले जा रहे थे कि उसी वक्त पुलिस का सायरन बजने लगा। पुलिस के साथ अपने शौहर को आता देखकर मैंने शुक्र अदा किया। पुलिस उन लड़कों को पकड़ कर ले गई। मैं हैरान थी कि मेरे शौहर को तो मैं नींद की गोलियां दे आई थी, फिर वो यहाँ कैसे? मेरा शौहर कहने लगा, ये मेरी बहन कई महीनों पहले इस लड़के के प्यार के जाल में फंस गई। जब मुझे पता चला तो मैंने लड़के की मालूमात करवाई। पता चला लड़का धोखेबाज है। उसे सब बताया मगर उसने यकीन नहीं किया। उल्टा इसकी बातों में आकर मुझ पर शक किया और घर से भागने की प्लानिंग की। तब तक मेरी शादी का दिन आ गया, इसलिए मैंने इस पर सख्ती की और इसके कमरे में इसे बांध कर सोने लगा, क्योंकि ये 2 बार भागने की कोशिश कर चुकी थी और मैं नहीं चाहता था कि इस आवारा लड़के के हाथों ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। इसने तुम्हें जो भी बताया सब झूठ था। कल जब तुम लोग प्लान बना रहे थे तो मैंने सुन लिया और फैसला किया कि जो तुम लोग करना चाहते हो करने देता हूँ, ताकि तुम लोगों को जब सब कुछ पता चले तो शायद अकल आ जाए। इंसान को जब तक ठोकर ना लगे वो बाज नहीं आता। इसलिए मैंने तुम लोगों को जाने दिया और वो गोलियों वाला दूध फेंक दिया। मुझे यकीन था कि यहाँ कुछ ऐसा ही गलत हो रहा होगा, इसलिए मैं पुलिस के साथ पीछे आ गया। सब सुनकर मैं भी शर्मिंदा हुई और मेरी नंद भी। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, भाई मुझे माफ कर दे, मैं वाकई इस लड़के की बातों में आकर अपना नुकसान करने चली थी। मुझे इस धोखे ने समझा दिया है कि अपनों के अलावा कोई सगा नहीं होता। उसने मुझसे भी माफ़ी मांगी और हमने उसे माफ़ कर दिया कि उसे एहसास हो गया था, यही बहुत था। कुछ दिनों बाद हमने उसका निकाह कर दिया। आज वो भी अपने घर में खुश है और मैं भी। मेरा शौहर एक अच्छा भाई होने के साथ साथ एक अच्छा शौहर और एक अच्छा इंसान भी था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।